प्यारे बच्चों, पिछले समय आपको फैक्ट्रियों का आना, मज़दूर कहाँ से आए, इसके बारे में बताया था। बम्बई के एक मेल के मज़दूर की कहानी, स्टोरी, उनकी बातचीत के बारे में बताया कि इतिहासकारों ने उनसे क्या विचार लेकर इसमें लिखे हैं। स्रोत अंगा और स्रोत चा के बारे में जानकारी दी थी। अब औद्योगिक विकास का अनूठापन के बारे में बताने जा रहे हैं। कहते हैं, औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक उत्पादन पर एकाधिकार रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों में ही रुचि थी। इन एजेंसियों ने औपनिवेशिक सरकार से सस्ते मूल्य पर ज़मीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में धन का निवेश किया। इनमें से अधिकतर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं शताब्दी के अंत में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्हें भारतीय बाजार से मैनचेस्टर की बनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत में आने वाले ब्रिटिश माल में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत की प्रारंभिक सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह सदैव अच्छी किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर प्रयोग करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया कई प्रकार के बदलावों से गुजर रही थी। स्वदेशी आंदोलन गति पकड़ चुका था। राष्ट्रवादियों ने जनता से विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की अपील की। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। इन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। सन 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीन के बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पादों की अधिकता हो गई। ऐसी स्थिति में भारत के उद्योगपति धागे के स्थान पर कपड़ा बनाने लगे। सन 1900 से 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया था। पहले विश्व युद्ध का प्रभाव। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के पहले औद्योगिक उत्पादन मंद गति से चलता रहा, किंतु जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। युद्ध प्रारंभ होने पर ब्रिटेन के कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इस स्थिति में भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। अब भारतीय बाजार में देशी वस्तुओं के लिए खुल गए थे। युद्ध की अवधि लंबी हुई तो भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, सैनिकों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की चीन, बहुत से सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखानों अब पालियों में चलने लगे। बहुत से नए मजदूरों को काम में रखा गया। प्रत्येक मजदूर को अब पहले से अधिक समय तक काम करना पड़ता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली स्थिति कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी, जापान की तुलना में कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में बहुत गिरावट आ गई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाज़ारों पर नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब लघु उद्योगी बहुत आयत, इस मैनचेस्टर के बाद में भारत में लघु उद्योग की स्थापना हुई। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योग में लगातार वृद्धि हुई, लेकिन इनकी वृद्धि होने पर भी भारत की अर्थव्यवस्था बड़े
उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। सन 1911 से में 67% बड़े उद्योग बंगाल और बम्बई में से थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन अर्थात लघु उद्योगों का ही अत्यधिक प्रभाव था। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या सन 1911 में 5% और सन 1931 में 10% थी। बड़ी संख्या में मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी घरेलू इकाइयों में काम करते थे। 20वीं शताब्दी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। मशीन से बने सस्ते धागे ने 19वीं शताब्दी में कताई उद्योग को खत्म साफ कर दिया था, लेकिन अनेक समस्याओं के होते हुए भी बुनकर अपना व्यवसाय किसी प्रकार चलाते रहते थे। अनुकूल समय आने पर 20वीं शताब्दी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। सन 1900 से सन 1940 के बीच यह उत्पादन 3 गुना हो चुका था। हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में सुधार का कारण हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में सुधार के कारण तकनीकी बदलाव थे। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रारंभ में बुनकर फ्लाइंग शटल वाले करघों का प्रयोग करते थे। इसके कारण उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई और श्रम की मांग में कमी आई। सन 1941 तक भारत के 35% से अधिक कारखानों में फ्लाइंग शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल और आदि क्षेत्रों में तो ऐसे हथकरघों की संख्या 70 से 80% थी। हथकरघों में और भी कई सुधार किए गए, जिससे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने, मिलों में माल का सामना करने में मदद मिली। अब इसके बाद फ्लाइंग शटल क्या था? फ्लाइंग शटल की खोज जॉन के ने सन 1773 में की। ये रस्सियों और पुलियों द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक उपकरण है। इसका बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह क्षैतिज धागे अर्थात ताने को लंबवत धागे अर्थात बाने में पिरो देती है। इसके आविष्कार से बुनकरों को एक बड़े करघे चलाने और चौड़े अर्ज चौड़ाई का कपड़ा बुनने में बहुत सहायता मिली। पहले कपड़ा जो है इस तरह से पतले स्थिति में बुना जाता था। अब चौड़ाई की स्थिति में, कहने का मतलब चौड़ाई की स्थिति में पहले सकरा था, अब बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद में हथकरघों में निर्मित कपड़ों में व्यापार में उतार चढ़ाव हुआ। कहते हैं बुनकरों में कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन प्रकार के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। इस कारण मोटे कपड़े की मांग में बड़ा उतार चढ़ाव आता था। खराब फसल और अकाल के समय ग्रामीण गरीबों की आय का साधन खत्म होने के कारण वे कपड़े नहीं खरीद सकते थे। पुनः स्थिति सही होने पर वे खरीदारी की स्थिति में आ जाते थे। महीन प्रकार के कपड़े की मांग संपन्न लोगों में से अधिक थी। इस प्रकार व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत कम आता था, क्योंकि अकाल आदि का अमीरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। अमीरों में बनारसी व बालचूरी साड़ियों की बिक्री बहुत होती थी। हथकरघों के मामले में एक विशिष्ट बात ये भी थी कि विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकती थी। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों का स्थान लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। यहाँ इस बात का उल्लेखनीय करना आवश्यक है कि बुनकरों का जीवन बहुत संघर्षमय था। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। पूरा का पूरा परिवार उत्पादन कार्य में लगा रहता था। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति सदैव ही शोचनीय बनी रहती थी। इसके बाद वस्तुओं के लिए बाजार के बारे में देखें। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उत्पादकों द्वारा बाजार में अपनी वस्तुओं बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाई जाती थीं। नए उपभोक्ताओं को अपने माल में से जोड़ने के लिए उत्पादक समाचार पत्र, पत्रिकाओं, होर्डिंग आदि के माध्यम से विज्ञापन देते थे। विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादनों के बाजार को विस्तार प्रदान करने और नई उपभोक्ता संस्कृति का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। विज्ञापनों ने उत्पादों को अति आवश्यक और वांछनीय बना दिया था। अपने उत्पादों को बाजार में बेचने एवं प्रचारित करने के लिए उत्पादक लेबल लगाने की विधि
का भी प्रयोग करते थे। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना प्रारंभ किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल लगाने का लाभ ये होता था कि सामान खरीदने वालों को सामान का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम और उत्पादन के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। वस्तुतः लेबल ही वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रतीक होता था। जब किसी वस्तु के लेबल पर बड़े अक्षरों से मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता था। लेबलों पर केवल शब्द ही अंकित नहीं होते थे, उन पर भारतीय देवी देवताओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्र भी बने होते थे। इस प्रकार से अब नाउ देखें आप कैलेंडर व महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्र। 19वीं शताब्दी के अन्य वस्तुओं के निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर व महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्रों का प्रयोग करते थे। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में केवल शिक्षित लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर निरक्षर को भी समझ में आ जाते थे। कैलेंडरों को पान की दुकानों, कार्यालयों में एवं मध्यवर्गीय घरों में लटकाया जाता था। जो लोग इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापनों को भी पूरी तरह वर्ष भर देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं आदि के चित्र प्रयुक्त किए जाते थे। कैलेंडरों में देवी देवताओं के चित्र के साथ साथ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों एवं नवाबों के चित्र भी प्रयुक्त होते थे। इनके माध्यम से यह संदेश दिया जाता था कि यदि आप सही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए अर्थात खरीदिए। प्रकारांत से यह संदेश भी दिया जाता था कि यदि इस उत्पाद को महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट अथवा नवाब प्रयोग करते हैं तो उत्पाद में गुणवत्ता और उंगली नहीं उठाई जा सकती। बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बालकर्ण की छवि का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जब भारत में उद्यमियों ने विज्ञापन बनाए तो उनमें से राष्ट्रवादी संदेश स्पष्ट प्रतीत होता था। इनका संदेश ये भी था कि यदि आप राष्ट्र की चिंता करते हैं तो उन वस्तुओं की खरीदारी कीजिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। वे विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। ये पाठ पुनः पढ़ के आइए। धन्यवाद।